तो जी आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं वो जन जन का मुद्दा है। आज होगी जन जन की बात, विदेशों में छुपे काले धन की बात, और नहीं होगी मन की बात, क्योंकि ये प्रमाणित कर देगा कि 2014 की मोदी लहर किस तरह लहर नहीं थी, गरीब पे कहर थी। और मैं डीमोनेटाइजेशन शुरू करूंगा वहां से जहां आम आदमी को इसका मतलब समझ आए कि हुआ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऊपर की बातें करते हैं जो बाउंसर की तरह ऊपर से ही निकल जाती हैं और जमीन की बात लोगों को समझ में नहीं आती। देखिए, 93% भारत की जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। 80% जो बिजनेस हैं भारत के वो इनफॉर्मल सेक्टर हैं। और जब वो इनफॉर्मल सेक्टर की मैं बात करता हूं तो मैं उसकी बात करता हूं जो 400 रुपये दिहाड़ी करता है, मैं उसकी बात करता हूं जो चाय वाले की दुकान पे काम करता है, मैं उसकी बात करता हूं फार्मर की जो 5,000 रुपये आड़तीये से लेके जाके टमाटर या आलू बेचने के लिए जाता है और उसके पास लेबर काम करती है। मैं उसकी बात करता हूं इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिसने अपने पास कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं जो 1,000 रुपये पे 1,500 रुपये पे काम करते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देते, वो किसी खाते में नहीं आते। मैं उस गृहिणी की बात करना चाहता हूं जो अपने घरवाले से और बच्चों से छुपा के हर महीने 100-100, 200-200, 5-5 हज़ार, 500 नोट जोड़ती है। अब उसमें ऊपर वाला लेवल भी है जो 5,000 भी जोड़ते हैं, समझे नहीं। लेकिन उसका मंसूबा ये नहीं होता, उसका मंसूबा होता है फॉर अ रेनी डे, मैं अपने परिवार के लिए वो सेव करूं। ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है 93% और 80, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, इसे मार के अपने एनपीए जो थे बैंकों के वो खड़े किए इस मोदी सरकार ने। और उसका प्रमाण यह है कि डीमोनेटाइजेशन का बेसिक मतलब यह है कि पैसे सर्कुलेशन में ना रहे, काला धन सर्कुलेशन में ना रहे। डीमोनेटाइजेशन के एग्जैक्ट 5 महीने के बाद जितना धन बाकी का बकाया था वो वापस आ गया था। 99.3% वापस आ गया था। और 0.7 भी जो था वो किसी मंदिर का हो सकता है, चैरिटी का हो सकता है, हाँ, वो छोटी मोटी किसी ऐसी चीज का हो सकता है, एनआरआईज के पास हो सकता है, उसका कोई मायना नहीं था। उसे वापस लाने के लिए भी 12,000 करोड़ रुपया खर्चा गया। नए करेंसी नोट्स वो 10,000 करोड़ है, और उस 10,000 करोड़ को लाने के लिए आया या नहीं आया, 12,000 करोड़ रुपए के नोट छापे गए। अब मैं असल बात पे आता हूं, जो सबसे बड़ी बात है। एक ट्रीटी हुई थी 73 कंट्रीज में, और वो कांग्रेस की सरकार ने ट्रीटी साइन की थी। मैंने उसका नाम लिखा है, कल को कोई ऐसी बात ना हो कि आपको मैं सही बात बता ना सकूं। तो वो जो ट्रीटी साइन हुई है उसका नाम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रीटी विद 73 कंट्रीज। वो ट्रीटी की बना के ऊपर बड़े लोगों ने सवाल भी किए हैं, और मोदी साहब का जो सबसे बड़ा प्लैंक था वो उसी ट्रीटी की इंफॉर्मेशन की बना पे था कि 90 लाख करोड़ रुपया भारत का विदेशों में है। 90 लाख करोड़ रुपया सीबीआई का एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट है। जेठमलानी साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी कि जर्मनी के 2 बड़े बैंक एचएसबीसी और लिंचनस्टाइन, ये बैंक जो है इन्होंने 1400 नाम दिए, 1400 नाम दिए कि इन लोगों के पास 475 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं। रघुराम राजन जी की 17 लोगों की लिस्ट है,
रघुराम राजन जी वो हैं जिन्होंने कहा था कि आरबीआई राहुल द्रविड़ की तरह होना चाहिए और सिद्धू की तरह नहीं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सिद्धू छक्के मारता था, सिक्सर सिद्धू था, और जब आदमी छक्का मारता है तो 80-20 का रिस्क होता है, उसमें आउट होने का खतरा होता है। और द्रविड़ वॉल थी, उनको कहा जाता था कि भैया रिस्क नहीं लेना, खड़े रहना है तुमने खूंटा गाड़ के ताकि विकेट ना गिरे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन वो रघुराम राजन मुझे सचिन तेंदुलकर लगता है आरबीआई का। उसको क्यों निकाला गया, वो कैसे बाहर गया, ये बड़े सवाल हैं। और उसने जो ये कहा था कि एनपीएस की जो डेलिबरेट मैकेनिज्म है, और मैं नोटबंदी को वेल प्लान्ड डकैती मानता हूं, और मैं इसको प्रूव करूंगा। एक बड़ी वेल प्लान्ड सोच समझ के की गई डकैती थी ये। तो रघुराम राजन जी ने 17 आदमियों की लिस्ट दी कि ये वो एनपीए हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों से, पॉलिटिशियंस की मदद से लोन लिए हैं और डेलिबरेट मैकेनिज्म से वो वापस नहीं करेंगे। आप इनको पकड़ लो, डिमोनेटाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, वो खिलाफ थे डिमोनेटाइजेशन के, राइट। लेकिन वो नाम तक नहीं पता लगे अब तक। सिट बनी 2015 में, कहा गया कि 2015 में वो नाम इशू होंगे, आज 2018 हो गया, किसी एक बंदे का नाम नहीं इशू हुआ। तो तुमने गरीब की गोभी खोदी, गरीब की गोभी खोदी, गरीब की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, गरीब को लाइनों में, कतारों में खड़ा करके, यह पहली बार हुआ किसी देश में कि उसके पैसे उसी के बैंक से निकलवाने नहीं दिए। मैंने आज तक किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं देखा कि किसी ने अपने पैसे किसी बैंक में जमा कराए हों और उसे यह कहा जाए तुम अपने बैंक से अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। तुमने उस गरीब की गोभी खोदी, उसके धंधे चौपट किए, 100 लोग मर गए, 100 लोग मर गए। कोई एक अमीर बताइए जो लाइन में खड़ा होकर मरा हो, जिसको लाठी पड़ी हो, जिसने नुकसान झेला हो। भाई करेंसी क्या है? करेंसी एक्सचेंज वैल्यू है, असली वैल्यू नहीं। अब मैं इसका क्रक्स आपको बताने जा रहा हूं। वो 90 लाख करोड़ रुपए जो बाहर के विदेशों में पार्क किए हुए हैं, कोई यूरो में है, कोई डॉलर में है, कोई पाउंड में है, वो 90 लाख करोड़ रुपए उनके डॉलर को तगड़ा कर रहे हैं, उनके पाउंड को तगड़ा कर रहे हैं, उनके यूरो को तगड़ा कर रहे हैं, और भारतीय रुपए को गिरा रहे हैं। ये आज तक तुमने कैश को कटघरे में खड़ा कर दिया, मोदी साहब, तुमने कैश को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन तुमने कभी यह बताया कि जिन लोगों के नाम नहीं, और तुमने कहा कि 15-15 लाख गरीब के घर में मैं जमा कराऊंगा। एक गरीब अपनी लड़की का रिश्ता लेके गया, और जिसके घर गया, लड़के वालों को उन्हें कहा जी आपका बिजनेस कैसा है, आप तगड़ा काम करते हो, कैसा है आपका बिजनेस? कह रहा हमारा बिजनेस इतना तगड़ा गुरु, हमारे 15 लाख खड़े हैं प्रधानमंत्री की तरफ। तो लड़की वाला कहने लगा अगर तुम्हारा बिजनेस इतना तगड़ा, हमारे भी 15 लाख खड़े हैं प्रधानमंत्री की तरफ, जिस बार आएंगे नई लिश करती हुई नवा ला के देंगे। ये कहानी है। ये आज गरीब ये कह रहा है कि वो कहां है, वो पैसे कहां है, वो पैसे तो तब आएंगे ना जब आप उनका किसी एक का नाम लोगे। पैसे तो तब आएंगे जब आप नीरव मोदी जैसे लोग, माल्या जैसे लोग, चौकसी जैसे लोग, इनको बाहर नहीं भगाएंगे। ये हैं वो एनपीए जो भारत की सरकार को पकड़ के, ये हैं वो लोग जिन्होंने ये बाहर पैसे भेजे हुए हैं। रघुराम राजन की लिस्ट में यही लोग हैं, यही 19 की लिस्ट है। और सीबीआई का दिया हुआ 90 लाख करोड़ रुपए का जो एफिडेविट है वो कोर्ट में है। एफिडेविट ना भी हो, इंफॉर्मेशन सप्लाई की हुई है तथ्य के आधार के ऊपर, समझे। और इनके अगर वकील होते सोली सराब जी, इनके वकील होते अगर सालवे साहब, इनके वकील होते अगर फली नारिमन साहब, तो मैं समझ सकता
इनके वकील बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के बच्चे हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और मैं ये आपको प्रूव करना चाहता हूं कि जो ये ब्लैक मनी को आप व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते थे, ब्लैक मनी अगर थी तो 99.3% पैसे जमा कैसे हो गए? फिर वो कौन सी ब्लैक मनी है? और अगर ब्लैक मनी आपने व्हाइट में ही करनी थी तो पर्पल कैसे हो गई? 2000 के नोट आपने कैसे छापे? दुनिया की जितनी भी डिमोनेटाइजेशन हुई, इतिहास उठा लो सारी डिमोनेटाइजेशन का। इंदिरा जी ने 10,000 का नोट बंद किया, 5,000 का नोट बंद किया, 1,000 का नोट बंद किया, छोटी डिनोमिनेशन शुरू की। अमेरिका ने $5,000 बंद किए, $1,000 बंद किया, $100 पे आके खड़ा कर दिया, छोटी डिनोमिनेशन। क्योंकि बेसिक डिमोनेटाइजेशन का पर्पस है कि सर्कुलेशन में पैसे ना आए। क्योंकि अगर आपने 200 रुपए के नोट सर्कुलेट करने हैं तो कार भर जाएगी 20 लाख में, 25 लाख में। और अगर 2-2 हज़ार के लेके आना तो जेब में लेके चले जाओ आप। बेसिक पर्पस यही है ना कि आपने उस सर्कुलेशन को ख़त्म करना है। तो सर्कुलेशन तो आपकी पहली बात तो 99.9% पैसे वापस आ गए। दूसरी बात सर्कुलेशन आपकी 38% बढ़ गई। तो आपकी जो रेमेडी थी, आपका जो इलाज था वो रोग से ज़्यादा खतरनाक था। और इसका मैं प्रूफ देता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। 3 कोऑपरेटिव बैंक हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पांच दिन में इस बैंक में 745 करोड़ आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये पीएम मोदी साहब दी 745 करोड़। जिस बैंक में 14.3 करोड़ पूरे साल में आता है, यही है बैंक हो अहमदाबाद। नेट प्रॉफिट जिस बैंक में 14 करोड़ रुपया एक साल का आता है, उसमें 5 दिन में 800 करोड़ कैसा आ गया? फिर आ जाओ जी, अमित शाह जी का बैंक है जो, यही अमित शाह जी का है पहला, ये पहला वाला, ये इसके चेयरमैन अमित शाह जी। फिर दूसरा आ जाओ जी, जयंती भाई विठल भाई जिसके चेयरमैन है गुजरात में, उसके 639 करोड़ रुपए जमा होते हैं 5 दिन में। फिर मैडम मुंडे, पूरा नाम है उनका पंकजा मुंडे, वो पंकजा मुंडे, वो मुंडे साहब की डॉटर हैं। ये है महाराष्ट्र में, उनके यहां भी इस करीब इतनी ही राशि जमा होती है। एग्जैक्ट अमाउंट रसी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4,000 करोड़ रुपए जमा होता है। टोटल 22,271 करोड़ रुपए एक कोऑपरेटिव बैंकों में 5 दिन में जमा हो जाता है। हाँ जी, 22,271 करोड़ रुपये। महाराष्ट्र 4,052 करोड़, गुजरात दे विच 3,640 करोड़, एमपी दे विच 1,123 करोड़ रुपये, 1,514 करोड़ रुपये तमिलनाडु च। एक किस तरह हो गया 5 दिनों के भाई? और सारियां बीजेपी दियां होने कंट्रोल्ड। इसका मतलब जो ब्लैक मनी थी तुमने उसको व्हाइट नहीं किया, उसको पर्पल कर दिया। पर्पल देखा ना, 2,000 के नोट का पर्पल कर दिया। सब कंट्रीज में जहां जहां डिनोमिनेशन हुई नोट छोटा हो गया। ब्रिटेन में 50 पाउंड हो गए, कोई बड़ी डिनोमिनेशन नहीं। हाँ जी, अमेरिका में $100 हो गए, सब बढ़ी गई। जब इमरजेंसी थी इंदिरा जी ने भी सब काट के ऊपर वाले 10-10 हज़ार वाले सब छोटा डिनोमिनेशन। ये पहली डिमोनेटाइजेशन है साहब, विच इज अ डायरेक्ट पैराडॉक्स, डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट डिमोनेटाइजेशन शुड बी, कि सर्कुलेशन कम हो जाए। ये पहली डिमोनेटाइजेशन है जिसमें 500 और 1,000 का नोट काट के 2,000 का नोट शुरू किया गया। और साहब 80% नोट जो डिपॉजिट हुए हैं, राइट, जो सर्कुलेशन में है आज, टोटल
30% इज 2000 रुपीज बड़े डिनोमिनेशन में। तो भैया अगर आपने 90% गरीब का सोचना था तो फिर 200 रुपए वाला नोट निकालना था ना। वो तो 2000 देखता भी नहीं, उसको तो समझ भी नहीं आती। तो फिर आपने 200 चलाने थे ना, 100 चलाने थे, या एक नया 300 का निकाल देते। किसने रोका था? आज तक वो 90 लाख करोड़ रुपए जिसका जिक्र मोदी साहब का सबसे बड़ा पोल प्लैंक था, जेठमलानी साहब ने रिट दायर की, सुप्रीम कोर्ट में है वो आज। उन्होंने सिर्फ जर्मनी की इंफॉर्मेशन, वो खुद जर्मनी गए, उसका कहीं जिक्र नहीं है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। मेरी मां हिंदू थी, मेरे पिता सिख थे। मैंने दोनों वैल्यूज को इम्बाइब किया है। वो कहा करती थी, रामायण खोल के वो कहा करती थी, बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा अगर तेरा कोई ऐसा सिद्धांत होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वायदे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके वायदे बांस की तरह लंबे थे और अंदर से खोखले थे। ये सारे जमाने को पता लग गया। एक छोटी सी कहानी है जो मैंने एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੱਥ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਰਸੀ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ 5435 ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਐ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। 435 ਵਾਰ ਇਹ ਘੜੀ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਖਟਕ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਤੇ ਠੱਕ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 0 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ 0 ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਾਜਾ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਡਕੈਤ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲੂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਘੜੀ 0 ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ वाह जी कमाल होगी। जो जान लग गया, कहना सर एक सवाल रह गया। कहना क्या? कहना हमारे प्रधानमंत्री जी की घड़ी कहाँ है? कहना वो हमने ऑफिस में रखी है, टेबल फैन के काम आ रही है। खट 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 चल रही है। हैं? ये 15 लाख कौन उड़ीकदा है? कित्थे ने? एक एक चीज जड़ी मैं तुहानू कह रहा, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी हिंदुस्तान दी मार के जिन्हां ने डिमोनेटाइजेशन की थी, जिन्हां ने डिमोनेटाइजेशन की थी, याद रखना उन्होंने 3-3 साल का पीरियड दिता। देयर वाज प्रेपरेशन इन इट। कोई तुगलकी फरमान नहीं सी कि रात दे हनेरे च फाइनेंस मिनिस्टर नूं सी पता और तुहाडे जिहड़े इकोनॉमिक एडवाइजर नूं नहीं सी पता। उन्हों का नाम है एक सुब्रमण्यम, मिस्टर पता नहीं की नाम सी उन्हों का, मिस्टर सुब्रमण्यम। वो छड़ के चलिया गया। यू नेवर टोल्ड देम, पर तुमने एक तुगलकी फरमान जारी किया। वेनेजुएला वाज द ओनली कंट्री विच लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन। दे हैड टू टेक इट बैक। आक्रोश इतना होया, गुस्सा इतना था कि दे हैड टू टेक इट बैक। आपने कोई प्रेपरेशन नहीं की, आपने कोई ये नहीं सोचा कि 93% भारत की जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसको चलाता है एक धोबी, जिसको चलाता है एक लेबरर जो दिन के 300 कमाता है, एक टैक्सी वाला जो 6 नौकर रखता है लेकिन उसका इनकम टैक्स नहीं देता, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कहते जी डिमोनेटाइजेशन का नुकसान ये हुआ कि 35 लाख लोगों के रोजगार चले गए। मैं कहता हूं आपने कभी वो रोजगार सोचे जो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते? जो डेली लेबरर काम करते थे, जिनको आपने 10-10 दिन लाइन में खड़ा रखा, लाठियां बरसाई, उनकी 10 दिन की दिहाड़ी, उनके मैंडेज, और उनका पैसा निकलवाने नहीं दिया आपने। 2-2 हज़ार जो उनका सेव किया था, उसी पैसे से आपने एनपीए अपने दुरुस्त किए। लेकिन अमीर
अमीर और गरीब के फासले को बिल्कुल दूर नहीं किया, अमीर ज्यादा अमीर हुआ। ये मैं प्रूव कर दूंगा आपको, आज अभी इसी वक्त प्रूव करूंगा मैं आपको कि अमीर ज्यादा अमीर हो गया और गरीब की कमर तोड़ के आपने एनपीए ठीक किए। इसीलिए रिसेशन जब हुआ था 2008 का, भारत की इकोनॉमी खड़ी रही थी और जीडीपी गिरी नहीं थी। और आम आदमी को जीडीपी समझनी चाहिए। लोग पूछते हैं जीडीपी की है, मैं जिन्नी कमाई की थी, तुसी जिन्नी कमाई की थी, सारिਆਂ ਦੀ कमाई, सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ जीडीपी ਬਣਦਾ ਹੈ। दैट इज जीडीपी। ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ जीडीपी, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ है वो जीडीपी, लोगों को समझ नहीं आती। तो 2008 में जब रिसेशन हुआ सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरी, लेकिन भारत की इकोनॉमी खड़ी रही क्योंकि वो छोटे छोटे सेविंग्स थे जिन्होंने भारत की इकोनॉमी खड़ी रखी। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने कहा 2.2 गिरेगी डीमोनेटाइजेशन में। 2.2 2.5 लाख करोड़ रुपया है जीडीपी का हिस्सा, 2.2 गिरी और उतनी ही गिरी। तो फिर ये एक स्कैम था, ये सोची समझी डकैती थी, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड लूट। और ये मैं प्रूव आपको अभी कर देता हूं कि कैसे आपने जो करना चाहा वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो किसी को पता नहीं लगा। गोली मारी घनश्याम को, लगी शाम को और मर गया तिवाड़ी। हाँ जी, ये मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा, इसी जगह पे प्रूव कर दूंगा आपको। उतना हल नहीं जोता जितनी फसल उजाड़ी आपने। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑक्सफैम रिपोर्ट which is discussed in detail at the World Economic Forum annual meeting. हिंदुस्तान के richest 1% generated 75% of the wealth of the country. 1%. Is to report the wealth of India's richest 1% increased by 20.9 लाख करोड़ during 2017. 21 लाख करोड़ रुपया। 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ का ये 2017 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ। परसेंट पंजाब के हुए थे ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਮੜੀ में ਗੁਮੜੀ ਹੈ, 21 ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਡਡ 17 ਨਿਊ ਬਿਲੀਅਨਰਸ in 2017. 17 new billionaires. India's richest 1% held the huge 58% of the country's total wealth. इस 2017 है जी। ਜਿਹੜੇ 67 करोड़ हिंदुस्तानी composing the true population saw their wealth rise by 0.5%. ਜਿਹੜੇ 67% मिडिल क्लास लोग या दूजे लोग ने, ਜਿਹੜੇ एंटरप्रेन्योर ने, छोटियां, सब तो ਵੱਧ नुकसान सरदार मनमोहन सिंह कहते MSME, ਅੱਜ ट्रिब्यून ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, MSME ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ NPA ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नीरव मोदी बाहर अपना कोड बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। हाँ, it was chaos to confusion. Pandemonium did not reign, it poured. I have seen better organized creatures running around farmyards with their heads chopped off. Headless chickens, देखिए, that's what I call this. बीपीएल फैमिलीज जो हैं, $36 करोड़ से 42 करोड़ लोग हैं ऐसे जो 141 रुपए से ज्यादा कमाते नहीं हैं। 42 करोड़ तक लोग ने हो, क्या वो इनकम टैक्स भरते हैं मोदी जी? क्या वो पेटीएम करते हैं जी? आप ओवरनाइट उनका पेटीएम खुलाओगे या उनको 4 महीने लाइनों में लगा के रखोगे? हैं? वो कहते 4 दिन की जिंदगानी, 2 दिन इंतजार में और 2 दिन कतार में। हैं जी, 2 दिन इंतजार में और 2 दिन कतार में। लाठियां उनको पड़ी।
मौतें उनकी हुई, जो उनके परिजन अस्पतालों में थे वो उनका इलाज नहीं करवा सके। और एक बड़ा बीजेपी का बंदा, उसने शादी की, कितने करोड़ खर्च हुए भाई उसके? 5,000 करोड़। और गरीब ने किसी की शादी नहीं होने दी, क्योंकि गरीब पैसे निकलवा नहीं सका आपने। ये थी आपकी डिमोनेटाइजेशन। कहां है वो पैसे जो डॉलर को तगड़ा कर रहे हैं? आज डॉलर की रुपए के बनाम वैल्यू कितनी है? 78 कभी हुई थी? हैं? ग्रीस लगा के थप्पड़ मारा है उन्होंने। हाँ जी, आप बताओ कि कितनी वैल्यू आज है। और यही मैं कह रहा हूं कि करेंसी इज नॉट द रियल वैल्यू, करेंसी इज जस्ट द एक्सचेंज वैल्यू। रियल वैल्यू वहां से पता लगती है कि हमारे यहां के चोरी के पैसे डॉलरों में, पाउंडों में, यूरो में जो गए हैं वो उनको तगड़ा कर रहे हैं, उनके देशों को तगड़ा कर रहे हैं। आप वो बताई हुई इंफॉर्मेशन पे कोई एक्शन नहीं ले रहे और हमारा रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। ये गरीब आदमी को समझने वाली बात जरूरी है। व्हाट इज द इफेक्ट नोटबंदी का? सबसे बड़ी बात 2017 में, यह मैं प्रमाणित कर रहा हूं, आपको प्रूफ दे रहा हूं। 2017 में स्विस बैंकों में 7,000 करोड़ रुपया बढ़ा। 7,000 करोड़ रुपया, 50% इन स्विस बैंक्स, 1.01 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए इन 2017, विच इज अ रिकॉर्ड लेवल। इन कंपैरिजन ये 50% राइज है। इन कंपैरिजन द टोटल फंड्स हेल्ड बाय ऑल फॉरेन क्लाइंट्स ऑफ स्विस बैंक्स रोज बाय जस्ट 3%। सारी दुनिया के मिला के 3% बढ़ता है। देखो हिंदुस्तानी चोरी में कितने आगे। फख्र की बात नहीं होनी चाहिए। ये बताओ ना लोगों को कि अमीर कैसे अमीर हो रहे हैं और गरीब की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ी जा रही है, उस पर कैसे जुल्म हो रहा है। इन कंपैरिजन द टोटल, अब मैं पूरा पढ़ रहा हूं, मनी पार्क्ड बाय इंडियंस इन द स्विस बैंक्स रोज बाय 50% टू स्विस फ्रैंक्स which is 1.01 billion, 7,000 crores in 2007, record level. In comparison, the total funds held by all foreign clients of Swiss banks rose only 3%, according to the official annual data released by the Swiss National Bank, SNB, the central banking authority of the nation. हिंदुस्तानियों ने 50%, अब सीबीआई, वैसे तो भारतीय सरकार की हालत भी सीबीआई जैसी हो रही है। एंड रघुराम राजन जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और कई लोगों ने इस बात का बाउंडर बनाया, हेडलाइन भी लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई शुड बी लाइक राहुल द्रविड़ एंड नॉट लाइक सिद्धू। मैं उसका सत्यमेव जयते है वो, मैं उसका इस्तेकबाल कर रहा हूं और फिर मैं उसके आगे आ रहा हूं कि सिद्धू छक्के मारता था तो रिस्क लेता था भाई 80-20 का, और राहुल द्रविड़ वॉज द वॉल। द आरबीआई शुड बी द वॉल। द आरबीआई गिरेगा तो ये देश गिरेगा। लेकिन आप ये देखो, ये रघुराम राजन जी को यहां से निकाला गया किस, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन नहीं चाहते थे। आप सीबीआई का हाल देख लो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, आप सीबीआई का हाल देख लो, आप रॉ का हाल देख लो कि ढाका वाली जो इंफॉर्मेशन है, दुबई वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आ गई है। आप जुडिशरी का हाल देख लो कि जज आके बाहर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं जी। आप ये बड़ी बड़ी संस्थाओं का देखो किस तरह से पतन हो रहा है और किस तरह से पीछे से कोई तुनके मार रहा है। इट इज द सेम मिस्टर राजन whose list of 17, and ये सीबीआई की देखो। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई डायरेक्टर, speaking at the inauguration of the first Interpol global program, and I quote unquote, according to the CBI director, Indians are the largest depositors in the banks abroad with an estimate of 500 billion
US dollars, nearly 24.59 lakh crores of illegal money stashed in them in tax havens. ये उनकी रिपोर्ट है. 90 लाख करोड़ टोटल बनता है. There may be 50 million reasons for failure, not a single excuse. क्यों बहाने बन रहे हैं? क्यों इसे छुपाया जा रहा है? और जिनके 75% पैसे हैं, नॉट अ सिंगल डेथ. एक भी उन लोगों में से किसी की मौत नहीं हुई है. और जिनके पास 20% वेल्थ है इस देश की, 100 लोग मरे कतारों में खड़े होके, अस्पतालों में पैसे ना होने की वजह से. लेबरर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है. जो अमीर आदमी है, सस्टेन कर सकता है, वो तेल डलवाता है. जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तेल 50 का है, 40 का है या 90 का है. लेकिन इसका फर्क इन्फ्लेशन से पड़ता है. जब आप डॉलर को तगड़ा करते जाते हो, यूरो को तगड़ा करते जाते हो, पाउंड को तगड़ा करते जाते हो, तो गरीब आदमी जो 500 रुपए डेली कमाता है, उसकी वैल्यू 100 रुपए की रह जाती है. जो 500 में उसको मिलता था, वो आज जो 500 में उसको मिलता था, वो 10 साल पहले उसको 50 में मिलता था. दैट वैल्यू इज नॉट इवन 1/5 नाउ. तो की करूंगा हो? यही मैं सवाल पूछना चाहता हूं. यही मैं सवाल पूछना चाहता हूं. यू आर बार्किंग डाउन द रॉन्ग ट्री. ये मुहावरा है. तुम गलत लोगों को दोषी ठहरा रहे हो. जो ढाबे वाला 100 लोगों की नौकरी रखता है बड़े ढाबों पे, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 4000, किसी को 5000, क्या वो चोर है? जो किसान आड़ती से 5000 रुपए लेके मंडी में टमाटर बेचने जाता है और लेबरर रखता है, क्या वो चोर है? और वो लेबरर को 50-50 रुपए देता है, दिन के 100-100, 200 रुपए देता है, क्या वो चोर है? जो टैक्सी वाला अपने टैक्सी स्टैंड पे 12 बंदे नौकर रखता है, मैंने वो तहकीकात की है, वो रोज के उसको 250 रुपए देता है, क्या वो चोर है? ये 93% इनफॉर्मल इकोनॉमी है. और आपने उनके ऊपर कहर, लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठा करके बोल्ट फेंक दिया आपने, एटम बम फेंक दिया उनके ऊपर. ये जुल्म था. ये सोची समझी डकैती थी. ये गरीब मार थी. लास्ट आई एम जस्ट गोइंग लास्ट. इसके उद्देश्य थे. ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई, इसके उद्देश्य थे. इधर आ जाओ. There was the purpose that they had. The purpose was simple. कि जी टेररिज्म ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ. ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ. ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. और जी काउंटरफिट करंसी है, जी जाली नोट ने, वो असी छपन नहीं देंगे. 38% वध सर्कुलेशन हो गई नवे नोटा की. 36 मिलियन 2017 के 2000 रुपये वाले नकली नोट लभे. ते टेररिज्म एक्टिविटी रोज बाय 39%. ये आंकड़े सरकार दे 39% इट रोज. एंड वेयर इज दैट ब्लैक मनी भाई that you were talking about कि ਅਸੀਂ ਜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ. 99.9% ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 99.3% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ. ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ. ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਸ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚ ਹੈ. ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਹੈ. ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ? This is the true story of demonetization. ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, GDP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈ. ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ.
बाकी देशों ने कोशिश की थी, किसी ने 4 साल लाए, किसी ने 5 साल लाए, और उन्होंने कहा कि तुम अपने नोट जोड़े 3 साल वटा सकते हो, 3 साल वटा सकते हो। दैट वाज फॉर्मल इकोनॉमी। लेकिन इस देश की 93% इनफॉर्मल इकोनॉमी पिछले 70 सालों तो चलती आ रही। तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ती डाकिए दी, तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ी किसान दी, तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ी मोची दी, नाई दी, तुम तोड़ी उन्होंने आम बंदियां दी, चाह वाले दी। चाह वाले का तो दर्द समझना चाहिए। हाँ जी, तुम तोड़ी उन्होंने। और आज गरीब आदमी कह रहा है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। जे वड्डा सुनना तो मैं वड्डा सुना देना, इत्थे ही एंडिंग करांगे। फिर इरशाद, ये गरीब की जबान है जिहदी तुसी रीढ़ की हड्डी तोड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी दी, गरीब दी। ये कह रहा है, एक चाह वाला, एक ढाबे वाला, एक फार्मर, एक गरीब, कि उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा जुल्म होता, पर इन्ना ही समझाऊंगा, आगे ठा थोड़ा समझाऊंगा। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, कतारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं है वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। खटा है, बात खत्म। तो सवाल पूछना है, दसो। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है कौन है? तुसी कह रहे हो इन्होंने लुट लिया, वो कह रहे 60 साल कांग्रेस ने लुट लिया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन? बई सिंपल जी गल है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की मैं गल ही नहीं की, मैं तो ये गल की कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 15 लाख किने कहा सी जमा कराउण? पर 1 मिनट कर जा, उन्हें जवाब देने दे। किने अनाउंसमेंट की थी कि बाहर के चोरों के पैसे लाऊंगा, तुम्हारे खातों में जमा कराऊंगा। सवारी अपने समान दी, आप जुम्मेवार मित्रा, पुछ जिन्हें कहा सी, और कह उन्हों कि जे वचन दा पक्का सी, चाहे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हो, चाहे रामायण होवे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ते हिंदुइज्म दी बुनियाद है। सर अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि साडा जुमला सी। वेखो, कहण नूं ते जो मर्जी कही जाओ, पर कहण नाल चावल नहीं पकते, कर्म नाल पकते। ते कुकर्म जिहड़ा ताजे दोहे दुੱਧ वांगू इमीजिएटली नहीं हुंदा, उहनूं टाइम लगदा है। पाप ते पारा फुੱਟਦਾ कोड़ बन के, कमानी ना पईया और गाड़ी जोते मेरा भैया। समझे नहीं? गल वो करो जिहड़ी रीजन दी होवे, गल वो करो जिहड़ी तुसीं बुनियाद दे उत्ते इलैक्शन जित के आए। जेठ मलानी साहब ने भी जवाब दे दो सुप्रीम कोर्ट दे विच, जिहड़ी पटिशन दायर की हुई है। लिंचनस्टाइन बैंक 1400 बंदे दिओ, रघुराम राजन जी नूं जवाब 17 NPA, ठीक है, दिओ CBI के डायरैक्टर नूं जवाब 90 लाख करोड़ रुपया दिओ ना उन्होंने जवाब। ये तुहाडे बंदे, मेरे बंदे नहीं मित्रा, दोज आर नॉट माई पीपल, राइट। दिओ उन्होंने जवाब, तो जे उन्होंने जवाब नहीं देना, तो उन्होंने जवाब नहीं देना, तो फिर वोट नाल चोट होएगी। हुण वोट नाल चोट होएगी। सिद्धू साहब एक ਅਸੀਂ बीजेपी सरकार आई, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ, ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ? बीजेपी ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਅਗਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, एक गल सुन लो, दावे दूवे की गल नहीं कर रहा मैं, हकीकत बयान कर रहा। सच जिहड़ा है ना, उन्होंने प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो कोई कवे झूठ, तो कित्थे है BJP का जिहड़ा सोशल मीडिया होंदा है? कल जवाब आया किते, यही मैं की IBC के उत्ते। अगर मगर कुछ नहीं होंदा पॉलिटिक्स, अगर मेरी चाची के मुँह से होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। देयर इज़ नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जट। गल खत्म, कोई इफ बट नहीं होंदी। अगर ऐ हो जे, अगर ऐ हो जे, इफ इफ्स एंड एंड्स वर पॉट्स एंड पैन्स, देयर वुड बी नो टिंकर्स। देयर इज़ नो इफ्स एंड एंड्स। फैसला लोग करनगे, फैसला मैदान च होऊगा, ना तुसी करोगे ना मैं करांगा सर। फैसला लोग करेंगे। साडा फर्ज इन्ना ही है भी लोगों को सच प्रकाशित करिए। सच प्रकाशित करना सब तो वड्डी गल है। फिर कह देना योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। इस सच का मार्ग है ना जिहड़ा, ये जुरत दिंदा, इस सच बोलण की जुरत दिंदा। उन्होंने कहा इस गल नूं कॉन्ट्राडिक्ट कर लैण। सिद्धू साहब, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਠ
ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਕੀਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਟੌਪ 5 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਿੰਚਨਸਟਾਈਨ ਬੈਂਕ ਤੇ HSBC ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 1400 ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 1400 ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰੋਹੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਦੱਸੋ ਨਾਮ कोई होवे। असी मैं कहना क्रिकेट मैच देखते हैं, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई पंजाबी होता है, कोई बंगाली होता है, कोई महाराष्ट्रन होता है, पर देखते हैं हम हिंदुस्तानी बन के। किसी पार्टी से ऊपर है हिंदुस्तान। बताओ हिंदुस्तान के साथ द्रोह किसने किया, बताओ वो पैसे क्यों नहीं लेके आए, बताओ वो पैसे किसके हैं। सिद्धू साहब कल सरकार दी ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਤੇ 99.3% ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। 1 38% ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ। 2 38% ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਹੈ Mr. Jaitley is saying that this increased circulation in banks is because there were around 18 lakh bank holders जिन्हां दा पैसा formalized banking system ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। He's saying that these are anonymous people who have been forced to come out with their cash. 93% of the economy of India is informal. Does he know that? Do you support the informal economy? मैं कह रहा हूँ I am not supporting. They killed the informal economy and that is why they suffered. He's saying that we helped formalize that. What? Let's leave across. Tell me, does the ढाबे वाला pay income tax? Should he It's not? not. Should he मैं कह रहा should he not की गल ही नहीं है। मैं कह did you not know whether he pays or not? Why did you do it? And if you had to do it, you should have given them 3 years that every country gave. एक तुगलकी फरमान थोड़ा ना सीगा डिमोनेटाइजेशन ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਅਮੀਰ। That is the answer. Are you calling them thugs of Hindustan? I don't put words in my mouth, madam. I'm just calling straight shots and I'm saying कि आप जन जन के, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਾਂ, जन जन की बात होगी, मन की बात नहीं होगी। तो विदेशों में छुपे काले धन की बात होगी। मैं सारा कुछ तो कह दिता। मैं तो ये कह दिता गरीब बंदा शादी कराउण गया तो उत्थे वो कहंदा तुहाडा बिजनेस क्या है, कहंदा साडा बिजनेस बहुत तगड़ा है, 15 लाख खड़ा है। हाँ मेरी गल नूं सुनो, असी गल भी कर दित्ती है वो हर पासों, लेकिन अज दे दिन I will not digress from my topic. This is my topic and I am hitting straight. And I'm playing straight. There is no hanky panky in it. A straight drive है कर काउंटर मेरे सवाल खत्म। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ आओ तो भाई ਉਹਦਾ ਲਿਟਰਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲਿਟਰਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।